बात है सर। वो तो है ऑलरेडी है। बट आई सॉ वन थिंग दैट सेक्शन बी वाले पर ये चीज़ को बहुत अच्छा मेंटेन किया आज देखा। ये लिए आ गए थे मिनिमम तो 35 लोग तो आ चुके थे ऑलरेडी। बट ऐसा क्यों है भाई? 23 मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ बट फिर ठीक है मैं और 1 मिनट रुक जाता हूँ लास्ट उसको आना आएगा। आज क्या आज तो संडे टाइप माहौल है क्या? सैटरडे नाइट 30 नाइट। हाँ वीडियो दैट फैन या लास्ट 33 शुरू कर दूंगा। आई थिंक तुम्हारे क्लास में मेरे को आज मैं अगर 3 टॉपिक पढ़ाता हूँ तो और 2-3 क्लास में हो जाएगा मे बी। थर्सडे वेडनेसडे तक मैं थ्योरी पार्ट खत्म कर लूँगा। फिर देन आफ्टर दैट जो जो क्वेश्चंस मेरे को थोड़ा लगेंगे ना एनसीईआरटी के कि थोड़ा मतलब दिखा देना चाहिए टाइप तो वो हम लोग थोड़ा कर लेंगे ओके। फिर आफ्टर दैट अगर लगे कि और ज़रूरत नहीं है तो देन आफ्टर कुछ दिन बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं ठीक है। हम लोग का एक्चुअली सिलेबस रियली बहुत पीछे है। दूसरे टीचर कवर कर लेंगे द थिंग इज दैट मैं कवर कर पाऊंगा कि नहीं मेरे को वही प्रॉब्लम है ठीक है। दूसरे टीचर को एक्सपीरियंस है सालों सालों। चलो 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 स्टार्ट। अब नहीं आएंगे समझ गया हूँ। बाद ही में आने वाले हैं सर। चलो अगर हम लोग छुट्टी से जाने से पहले ख़त्म कर लेते हैं अपना थर्ड चैप्टर देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। हम थोड़ा शांति से पढ़ पाए थोड़ा सा टाइम मिलेगा रिवीजन रिवीजन करने का भी। सर कब छुट्टी? छुट्टी तो आई गेस वी विल हैव फ्रॉम सर 10 तारीख से है सर। 10 तारीख से है ना चेक कर लेता हूँ। सर अक्टूबर। अक्टूबर से अक्टूबर 11 से है। बट मेरे को लगता है तुम लोग का छुट्टी आएगा 9 से ही क्योंकि सेकेंड सैटरडे आ चुका है। सेकेंड सैटरडे संडे तो बहुत कंटिन्यू होगा। कितना तक होगा मेरे को नहीं पता। सर कौन सी 10 डेट दिन है? का छुट्टी होता है सर, 20 10 तारीख तक होगा सर। ओके मतलब ये 9-10 भी काउंट होगा क्या? 9-10 तो सैटरडे संडे। नो सर, छुट्टी तो सर मतलब वो काउंट नहीं होगा। छुट्टी हो रहा है तो 10 से 20 10 दिन हो गया, 9 तारीख एक्स्ट्रा छुट्टी। ओके 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 वाह अच्छा है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। उससे देखते हैं। चलो ठीक है। इसमें दिख रहा है वॉइस सुनाई दे रहा है ठीक से। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं नो सर। सर ठीक है सर वॉइस। सेक्शन बी का क्लास लेते लेते ना जान निकल जाता है रियली मेरे। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा यार। एक चीज़ बहुत बार बुलाते हैं मैं उससे थक जाता हूँ यार। सर क्यों? उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा मशहूरी थोड़ा सा। चलो इट्स फाइन। आज मैं टाइम नष्ट कर पाया 5 मिनट। ये मैं कर ही दिया टाइम नष्ट। ये तुम लोग का सिलेबस ठीक ठाक है एज पर एग्जाम बट चलो छोड़ो। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर भाई देवब्रोगली ठीक है। अभी तक क्या पता था? अभी तक वी न्यू कि हम फोटॉन्स पे स्टडी किए ठीक है। लाइट के पार्टिकल्स क्या होते हैं?
कि लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, लाइट क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। तो लाइट के बारे में तो मुझे पता चल गया कि लाइट हैज टू काइंड ऑफ बिहेवियर, वन इज वेव बिहेवियर, ठीक है, वेव वेव की तरह बिहेव करता है। और मेरे को मैक्सवेल का में से पता था, ठीक है, मतलब 1800s में पता था कि लाइट इज अ वेव। बट व्हाट वाज मोस्ट सरप्राइजिंग वाज कि उसका पार्टिकल नेचर मुझे पता चला। और क्या क्या एक्सपेरिमेंट से पता चला मेरे को उसके पार्टिकल नेचर के बारे में, हेल्प मी। मुझे कैसे पता चला कि लाइट पार्टिकल है, कोई भी बताओ, एक्सपेरिमेंट के नाम बोल दो एटलीस्ट। हेलो। जब कैथोड रे ट्यूब में एक बीज रखा गया था तब नहीं, ये तो हाँ दूसरा हो गया, सॉरी। वो तो ठीक है, बट हम लोग को कहाँ से पता चला था, हम लोग कंफर्म हुए थे विथ सर द एक्सपेरिमेंट क्वांटम, ऑफ, या सर क्वांटम। हाँ सर। या जो जो एक्सपेरिमेंट में क्वांटम थ्योरी का यूज हुआ था, दे प्रूव दैट दे आर पार्टिकल इन नेचर। व्हाट वर दे, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अनदर वन सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उससे मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ लाइट तो बने हैं दो चीज। बट ये पता है देव ब्रोगली इसको नहीं बोलते हैं, हम लोग इंडिया में मुझे जो तो बोल देते हैं, देव ब्रोइन ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका स्पेलिंग कुछ अलग है। पर चलो यार चलता है, हम लोग तो इंडिया में ही है। तो उन्होंने कहा, सर ये है अभी। नहीं नहीं नहीं, वो फ्रेंच साइंटिस्ट है तो उसका उनका नाम देव ब्रोई ऐसा टाइप कुछ सुन होता है। तो ही सेड दैट कि लाइट का तो ठीक है, लाइट का तो मुझे पता चल गया, इट हैज टू नेचर। बट ही सेड कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, इट शोज डुअल नेचर एज वेल। सब वो बोला हर मैटर, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक हो कि नॉन माइक्रोस्कोपिक हो, सबका डुअल है। दे ऑल शो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है, दैट्स द थिंग। तो इन्होंने नया कंसेप्ट लाया और उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया, दैट वाज वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई mv, ठीक है। इसको देब्रोइकली, देब्रोई जे बोलो, ठीक है, देब्रोई वेवलेंथ बोलते हैं mv। ही सेड दैट कि, तो पहले मैं वही बात बोलता हूँ। ही सेड दैट इफ आई कंसिडर ए बॉल, ठीक है, एक क्रिकेट बॉल, ये क्रिकेट बॉल है और इधर एक इलेक्ट्रॉन है। इफ यू यूज हिज फॉर्मूला एंड टेक आउट द वेवलेंथ ऑफ द बॉल, ठीक है, एक बॉल का मैं वेवलेंथ निकालता हूँ, मैं तो बोल दिए कि दे आर व्हाट, दे आर, कोई भी एक पार्टिकल डुअल नेचर के होते हैं, दे हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। एक बॉल का पार्टिकल नेचर तो समझ आ गया, वेव नेचर कैसा है, थोड़ा उसका वेवलेंथ निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है 6.026, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34। और यू शुड कीप इन योर माइंड दैट जूल होता है ना, जूल, जूल कैन बी आल्सो बी रिटन एज मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये जूल का और एक एक्सप्रेशन, ठीक है, जूल को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर ये होता है जूल। तो मैं इसको वही कर सकता हूँ और मुझे क्या पता है, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसका यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। तो क्या होगा, अगर जूल सेकेंड होगा तो एक सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बाकी रहेगा, आई विल हैव केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये रह जाएगा, तो
दिस इज ऑल्सो ए क्या, तुम इस डायमेंशन में भी लिखा जा सकता है किसको, प्लैंक कांस्टेंट को, याद रखना है। प्लैंक कांस्टेंट तब क्या क्या हुआ, प्लैंक कांस्टेंट एक ये हुआ, ठीक है, 626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और जूल सेकेंड को छोड़ के और कैसे लिखा सकता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जिसका जहाँ यूज करे, ये वाला एनर्जी जब रहता है तब यूज होगा, ये वाला टर्म कब यूज होगा पता है, जब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वेवलेंथ निकाल रहा हूँ तब यूज होगा। तो जब जैसे यूज हो खाली तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, दैट्स द थिंग। ओके चलो, देन आफ्टर दैट नीचे क्या है, मास ऑफ बॉल, ये मैं क्रिकेट बॉल का निकाल रहा हूँ, ठीक है, बॉल का वेवलेंथ कितना निकाल रहा हूँ। मास ऑफ बॉल कितना होगा, 100 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम, उससे ज़्यादा तो बॉल का वेट नहीं होगा, 1.1 kg, ठीक है, इनटू, और एक क्या है, वी वेलोसिटी, तुम इसको कितने के वेलोसिटी से फेंक दोगे, मैक्सिमम 20 मीटर्स है, इससे ज़्यादा तो नहीं फेंक सकते, इससे ज़्यादा जोर नहीं है, ठीक है। तो इतना स्पीड से वो ट्रैवल करा एक बॉल मैंने पकड़ लिया, ठीक है। इसका तुम अगर वेवलेंथ निकाल के देखोगे, यू विल सी ऑलमोस्ट ना 10⁻⁻34 के टर्म में ही आने वाला है, ठीक है। 30 मीटर, तो मैं एंगस्ट्रॉम पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर कुछ एक्स कुछ रहेगा, तो यू विल सी इट विल हैव -34। मतलब सोच रहे हो, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, वेवलेंथ हम लोग किसको बोलते हैं, इसके क्रेस्ट से इसके क्रेस्ट को एक वेवलेंथ बोलते हैं, नहीं तो इसके ट्रॉफ से इसके ट्रॉफ को एक वेवलेंथ बोलते हैं। देखो इसका वेवलेंथ कितना छोटा है, -34। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वापस जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, एक बार देख के आते हैं। देखो जो वेवलेंथ है, ठीक है, सबसे ज्यादा देखो जा रहा है अराउंड, जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का 10⁻³ से -13 तक। पर इफ यू सी हियर, क्रिकेट बॉल का देखो कितना आ गया, क्रिकेट बॉल का क्या -34, मतलब स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम से पार होके निकल, मतलब सोच लो किसी में आ ही नहीं सकता, इतना छोटा छोटा वेव, इतना छोटा छोटा वेव, इस वेव का कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ रहे हो, मतलब वेव की तरह बिहेव करना चाह रहा है पर नहीं कर पा रहा है, दैट्स द थिंग, समझ में आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इसका वेवलेंथ। इस वेव बोलने के लिए तो वेव जैसा थोड़ा बिहेव करना पड़ेगा ना, पर इसका वेवलेंथ इतना नेग्लिजिबल है। और उधर ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन का निकालता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का मुझे क्या मिलेगा, काइंड ऑफ देख लेते हैं एवरेज में, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ तो कितना होता है, बताओ मेरे को। 9.4 into 10⁻31 kg. यार आफ्टर दैट उसका स्पीड कितना होता है, बोहर बोला था उसका स्पीड कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, 34। इसको तुम अगर माइनस प्लस करो, हाँ बताओ। ये तो फर्स्ट टर्म में है ना, मतलब जो स्पीड लिखा है आपने, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टर्म में है ना, हाँ फर्स्ट फर्स्ट बोर सेल में, ऑर्बिट के। हाँ हाँ मैं फर्स्ट सेल के लिए हूँ, या तो इसमें आई कैन सी है, ये 31 ऊपर चला जाएगा, तो आई विल लेफ्ट विथ कितना, 10⁻3, 10⁻3, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻9, मतलब ऑलमोस्ट 10⁻10 के फॉर्म में है, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंडर गिरता है, मतलब होता है ना, तुमको समझ में आया ना, ये जो रेंज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, ये वेवलेंथ। तो ये एक वेव जैसा बिहेव कर रहा है, मुझे ये वैल्यू से पता चल जा रहा है, बट ये जो बॉल का मैं वेव देख रहा हूँ इट इज वेरी स्मॉल, इसका वेवलेंथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो दैट इज थिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चला कि ये एक्चुअली ना हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल है सबसे ज्यादा, दैट इज द थिंग। ऐसे ही थोड़ा एग्जांपल दिया, देन आफ्टर दैट ये तो हुआ, समझ में आ गया ये चीज। देन देन उन्होंने इस टर्म को किससे लाया, ठीक है, ये बात देख लेते हैं, इट इज रिटन ओवर हियर। उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट से लिया, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू 8 c/, उसको 1 मार्क कर दिया।
Then after that, from Einstein theory of relativity, he took E equals to mc square and then equated them. कैसे equate किया? एनर्जी टर्म्स है, तो एनर्जी टर्म्स को इक्वेट किया. एनर्जी टर्म्स को इक्वेट किया. इक्वेट करने से मुझे क्या मिला इसमें से? सी सी कट गया, तो लैम्डा के फॉर्म में अगर मैं इसको लाऊं, सो व्हाट विल बी माय आंसर? h by mc. दिस इज स्पीड ऑफ लाइट. बट ये चाहते थे कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के भी करके दिखाओ, तो उन्होंने बोला v. ठीक है, उन्होंने बोला v देता हूँ, तो मैं सब पे यूज कर पाऊँ. उसको v कर दिया, जिसका जैसे स्पीड होगा उसके ऊपर वेरी करेगा. सो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज इक्वेशन फॉर de Broglie wavelength. Then after that, there is also an important relation between kinetic energy and wavelength. ठीक है, ये लिख लेना थोड़ा अलग से. Relation between kinetic energy and wavelength. de Broglie's wavelength. ठीक है, de Broglie's wavelength. As per formula, मुझे क्या पता है? I mv, ये मुझे पता है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है. व्हाट आई विल डू इज, मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा, m से डिवाइड करूंगा. ठीक है, तो m स्क्वायर p स्क्वायर 2m. ठीक है, ठीक है, अभी तक मेरे को ये मिला है. आई कैन से कि ये जो m स्क्वायर v स्क्वायर है, इसको मैं p स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? लीनियर मोमेंटम स्क्वायर. हाँ हाँ सर. हाँ सर. ओके ओके. तो मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूँ, इधर अगर शिफ्ट करके मैं p का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p. इसमें मैं p का इधर रूट भी ला देता हूँ. तो ये है मेरा 2. फिर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ. ठीक है, ये एक ही कनेक्टेड है. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what? मुझे क्या पता है? h by mv था. mv मीन्स क्या? h by p में इसको लिख सकता. अब मैं क्या करूँगा, ये p के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो मेरे पास क्या आएगा? लैम्डा विल बी h by रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला. वो लगता है कहीं कहीं जरूरत पड़ता है. ओके ओके, तुम लोग लिख रहे हो ना? हाँ हाँ ओके. ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये बच्चे ने क्या पूछूंगा, लिख रहे हो कि लिख रहा हूँ. मैं लिख रहा हूँ मतलब तुम्हें लिखना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड de Broglie wavelength. सबका हो गया है? 2 मिनट सर. ओके. लिख लो. हाँ सर, हो गया. ओके फाइन. मैं इरेज कर रहा हूँ इसको. ठीक है, नो प्रॉब्लम. मैं पहले बोल रहा था कि मैं नोट नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं थोड़ा पढ़ा दूँ. थिंग इज पता है क्या, तुम लोग को मतलब वो जो क्वांटम मॉडल पढ़ाने के लिए ना थोड़ा जरूरत पड़ता है, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है.
एक्चुअली ना मैं भी कभी नहीं पढ़ा स्क्रोडिंगर इक्वेशन, उसको ये डिराइव किया जाता है, बट मैं जब तक मैं आज तक पढ़ा हूँ इसमें खाली यही बोला जाता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन। मैं थोड़ा सॉल्व किया हूँ, ठीक है, 1D के लिए किया हूँ मतलब, पर उसका पता कोर्स होता ही है, मतलब स्क्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने का ना 6 महीने का कोर्स होता है। दैट्स द थिंग, स्क्रोडिंगर इक्वेशन सच में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं बोल दूंगा, ठीक है, मैं नोट्स इसी में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगा एटलीस्ट। एंड आफ्टर दैट ये वाला हो चुका है। देन डेरिवेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम दे रोगी। ओके, ये देख लो, मैं एक बोला ये 1 सेंटीमीटर लाइन है, ये 1 सेंटीमीटर लाइन, इसमें से एक वेव पास किया, एक, दो, तीन, चार। ये चार क्या है, कोई बता सकता है क्या? चार क्या है? चार वैल्यू क्या है, मतलब वन क्रेस्ट। फोर क्या है? क्या? नहीं नहीं, ये तो ठीक है, वो तो क्रेस्ट है, ठीक है, चार क्रेस्ट है मान रहा हूँ। चार जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ अलग चीज भी है, क्या है? मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। और वेवलेंथ। वेवलेंथ। चार वेवलेंथ है, मतलब मैं इसको वेव नंबर भी बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो यस। ये 1 सेंटीमीटर में डिफाइन किया हूँ वन, हाँ सर। मैं। हाँ, तो दिस इज वेव नंबर। चलो ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे इस पे एक 1 सेंटीमीटर लाइन लिया, तो उसको मैंने ऐसा 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 मार्क किया। तो आई कैन से हियर ना कि ऐसे, तो देखो ये तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया, पर एक्चुअली 1 सेंटीमीटर में कितना ज़्यादा होता होगा वेवलेंथ, कुछ सोच सकते हो? मतलब 10⁻10 ऐसा ऐसा सब होता है, सब नंबर्स, दैट मीन समझ रहे हो मतलब कितना हो सकता है, मतलब बहुत सारे होते होंगे 1 सेंटीमीटर में भी इवन waves। तो तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि दिस लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन नंबर ऑफ क्या है, वेवलेंथ है, एन नंबर ऑफ वेवलेंथ है, एन नंबर ऑफ वेवलेंथ, इससे लिख सकता हूँ क्या? ये है लेंथ, ठीक है, ये है लेंथ, इस लेंथ है एन नंबर ऑफ वेवलेंथ है, लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे ही इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड करके एक सर्कुलर एक सर्कम्फरेंस में शेप में ला देता हूँ। अब इसमें ऐसे 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 हो जाएंगे। तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ पाई इक्वल्स टू ये, पहले लाइन था तो मैं बोला कि दिस लेंथ इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब हाँ सर मैंने ये क्या भी किया? बोला जा सकता है। हाँ सर यहाँ पे तो 2 पाई आर हो जाएगा। या तो इसको क्या करना, इसको इक्वेशन 1 देना, इसको इक्वेशन 2 देना, ठीक है। देन आफ्टर दैट फ्रॉम, इस बार मैंने उल्टा स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा ना अपना ये सब राइटिंग थोड़ा स्किल थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, मैं टेढ़ा मेरा लिख देता हूँ इधर उधर, दैट्स द थिंग। तो समझ में आ रहा है ना, इससे लिखो, जैसे समझ रहे हो वैसे वैसे लिखते जाना है, पहले ये एक स्टेप है, फिर आफ्टर दैट ये एक स्टेप है। तो फ्रॉम तुम्हारा क्या, de Broglie's equation, we have same thing, h by mv, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये वाले इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई आर बाय एन और लैम्डा, ये भी मैं लिख सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, इसको इक्वेशन, एक काम करना, ठीक है, इसको इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 करना है, इसको इक्वेशन 4 करना है, इसको इक्वेशन 4 करते हैं।
So I can write putting the value of lambda from B to 4, we get we get what 2 pi r n equals to h by mv, isn't it? h by mv. अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ रिया टू एन एच बाई केवल इक्वेशन मेरे को ऑलरेडी पता था ना। हाँ तो ये तो बोर का पोस्टुलेट है। या इसका ये डेरिवेशन है, ठीक है, प्रॉपर डेरिवेशन, ठीक है, समझ में आया? मैं लिख लियो किसको टेल मी हाँ ये हैंड रेस को फास्ट समझ में आया कि नहीं, ये वाला साइड पूरा? आई होप समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देखे ना उसको। ओके मैं आज क्या करूंगा ना, जितना तक हुआ है ठीक, मैं ऑलरेडी इसको मिटाया नहीं हूँ, तो मैं इसी के साथ एक बार भेज दूंगा, ठीक है, इसका कहीं छूट गया हो तो वो इधर से आया। ओके चलो, then after that Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg said, as microscopic particles such as electron has both wave and particle nature, तो क्या होता है कि the exact and simultaneous determination of and momentum of a moving microscopic particle is impossible. मतलब देखो, तुम डिटरमाइन करना चाहते हो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करना है कि इसका क्या, इसका पोजीशन एंड मोमेंटम कितना है, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, मोमेंटम इसका तो मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी एंड व्हाट योर पोजीशन तुम डिटरमाइन करना चाहते हो। दिस प्रिंसिपल सेज द एग्जैक्ट एंड सिमल्टेनियस डिटरमिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। मतलब क्या, अगर तुम एक जानना चाहते हो कि इसका कौन से पोजीशन में है और इसका मोमेंटम क्या है, अगर तुम इसका दोनों का वैल्यू निकाल देते हो, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वेव्स जैसा बिहेव करते हैं, तो वेव्स को कैसे बोल सकता हूँ कि ये वेव्स का ये पार्टिकल यहाँ है, समझ रहे हो? और ये जो चेंजेस आए ना, ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब चल के, ये सब चलते नया पूरा मॉडल ऑफ एटम आ गया, दैट इज क्वांटम मॉडल ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसमें क्या होता है, हर चीज क्या प्रॉब्लम क्या है, जब से हमें पता चल गया ना वेव जैसा बिहेव कर, सब चेंज हो गया। बोर्स का मॉडल इधर ही फ्लो हो गया, बोर्स का मॉडल खाली एक ही चीज जानता था, बोर्स का मॉडल बोलता है वो पार्टिकल है, वो सेम ऑर्बिट में घूमता है, विद सेम फिक्स एनर्जी, विद सेम वेलोसिटी, वो एक ही चीज बोलता था, वो ऑलवेज पार्टिकल 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 ही बोलता। बट द थिंग इज, अब मुझे पता चल चुका था कि ये वेव नेचर है, और ये वेव नेचर कैसे पता चला था पता है, इलेक्ट्रॉन का तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, जो क्लास में एब्सेंट पता नहीं वो क्या करेंगे, वो बुक बुक में ढूंढ लेंगे, आई डोंट केयर, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं इधर ही थोड़ा समझा देता हूँ। एडेड एब्सेंट रहना भी तुम लोग का प्रिंसिपल है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसा, एब्सेंट तो होना ही है सर, कुछ भी हो जाए। अभी तो मैं मतलब लाइफ में मतलब मैं तुम लोग को पढ़ाते हुए देख के जाऊंगा, मेरे को लगता नहीं है कि ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट है, दैट विल बी अ ड्रीम फॉर मी।
चलो। सर कुछ अपने अधूरे रह जाते हैं। हाँ भाई। चलो, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पार्टिकल मुझे था, वो पता था, बट नाउ एक्सपेरिमेंट किया गया विच वाज नोन एज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन डिवीजन एंड जर्मर जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया, इधर एक सोर्स लिया गया इलेक्ट्रॉन का, विच वाज टंगस्टन था। टंगस्टन को हम लोग हीट करके उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे थे। बीच में एक निकल का क्रिस्टल रख दिया गया, निकल का क्रिस्टल था, और इधर स्क्रीन लगा दिया गया। स्क्रीन ऐसे नहीं करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। एक स्क्रीन लगा दिया गया, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन गन को स्टार्ट किया गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रोड्यूस हुए, दे फ्लोट थ्रू द निकल क्रिस्टल एंड गॉट डिस्पर्स, जैसे होता है, तो डिस्पर्स हुए। इट वाज सैड, कुछ ऐसे काइंड ऑफ ना, इसमें पैटर्न्स हो गए, काइंड ऑफ, बीच में ब्लैक, बीच में कलर था, फिर ये वाला ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, काइंड ऑफ पैटर्न्स आने लगे। एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन पैटर्न्स। ठीक है, ये जो पैटर्न्स है दे आर जनरली शोन बाय वेव्स। ये डेविसन एंड जर्मन ने इसको एक्सरे पे किया था, तो दे सॉ दैट देयर वर सम फिनोमेना ऑफ दिस काइंड, ऐसा ही फिनोमेना हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही ये हुआ तो वो कंफर्म हो गए थे कि वेव्स, एक्सरे पे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने लिया था, वो कंफर्म हो गए थे वेव का ये एक नेचर है, डिफ्रैक्शन शो करता है वो। देन आफ्टर दैट उन्होंने जब इधर इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो वो लोग भी, उनको भी मानना पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन आर वेव, वो भी यही पैटर्न शो करने लगा, यही चीज वो भी स्क्रीन पे आने लगा। ये क्यों होता है पता है? बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे होता है? एक ऐसा, एक तुम्हारा क्या है, एक वेवलेंथ, जैसे ही इसमें टकराया, वो क्या होने लगे, वेवलेंथ स्कैटर होने लगे इधर उधर, क्रिस्टल टकराते। क्या हो रहा था, ये जो कलर पार्ट दिख रहा है ना, ये जो कलर पार्ट जहाँ पे लाइट फॉल हो रहा था, उधर क्यों हो रहा था लाइट फॉल, और दूसरे जगह पे लाइट फॉल नहीं हो रहा था, ब्लैक ब्लैक था? बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। ये एक वेव था और एक वेव कुछ ऐसे इसी तरह दिखने में था। ठीक है, ये जब सुपर इम्पोज कर रहे थे, तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, तो इसमें कलर आ रहे थे, मतलब कलर क्या, लाइट आ रहा था। ठीक है, और जैसे ही पता है क्या, इन लोग का जब ऑफ फेस में मीट हो रहा था, ऑफ फेस मतलब क्या, एक दो तीन ऐसे ऐसे है, ऑफ फेस मतलब इसका उल्टा, मतलब ऐसे 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 ऐसे। जब ये काइंड ऑफ वेव को हम लोग ऐड करते हैं, तो ये क्या देता है पता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं देता है। तो ये जो डार्क लाइंस थे, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ये वेव्स पैटर्न, वो वेव कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था, जहाँ पे पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो रहा था, उधर मुझे लाइट मिल रहा था, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, उधर मुझे डार्कनेस दिख रहा था, ब्लैक था पूरा। समझ में आया? तो इससे मुझे कंफर्म हो गया इस एक्सपेरिमेंट के चलते कि इलेक्ट्रॉन डस्ट द वेव नेचर। समझ में है सबको? समझ में है सबको? यस ओके। हर चीज ना, मैं मतलब बनाने में ना बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। ठीक है, तो मेरे को भी काम रहता है, दैट्स वाई मैं सब चीज में मतलब कुछ कुछ चीज बना लेता हूँ, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट सब नहीं हो पाता। ठीक है, तुम्हें बुक खोलना पड़ेगा। मैं जैसे बोला, मैं अब तो समझ गया ना चीज को, तुम अगर एक बार पढ़ोगे भी ना ये चीज को फिर से, तो इजीली समझ जाओगे, दैट्स द थिंग। चलो, आफ्टर दैट
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे हम लोग ऑलरेडी थे, तो मुझे पता चल चुका था कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बोथ वेव एंड पार्टिकल इन नेचर। और वेव का सिमुल्टेनियसली तुम पोजीशन और मोमेंटम तुम अगर दोनों ही जज कर लेते हो, दिस प्रिंसिपल सेज इट इज इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो नहीं सकता। एक वेव का तुम समझ रहे हो, एक वेव का तुम बोल रहे हो अभी इधर है ये पार्टिकल, अभी ये वेव इधर से पास कर रहा है, ठीक है, जब तक तुम बोलोगे ना पास कर रहा है उस समय तक वो चला गया ऑलरेडी। तो वो इंस्टेंटेनियस उसका स्पीड तुम समझ रहे हो, वो वेव जो घूमता है, इलेक्ट्रॉन अगर घूम भी रहा है तो ऑलमोस्ट मैक्स, ये तो बोला है क्या नाम है, बोहर बोले थे कि इतने की स्पीड में दौड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट लाइट से कुछ ही थोड़ा ही छोटा है, समझ रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड में ही दौड़ रहा है। तो दैट इज द थिंग। तो मतलब एक वेव का पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। So he gave a formula. He said that this del x, which is del x, the measurement in the error in measurement in position. This is the error in measurement in position, and this is the error in measurement in what, in momentum. मतलब ये सब एरर है, ठीक है, कितना एरर है। He said that कि error is either is going to be equal or greater than h pi। उन्होंने कहा ये एरर्स हैं, ठीक है, ये एरर्स आर आइदर गोइंग टू बी इक्वल और ग्रेटर देन h बाई पाई। अब देखना, ई फाई से मुझे पता चल गया है, ठीक है, पोजीशन है, मेरे को पता चल पोजीशन है, मैं 100% मैं जानता हूँ इसी जगह पे वो है, मेरे को पता चल गया। अगर मेरे को पता चल गया तो एरर इन पोजीशन क्या होगा बताओ। अगर मेरे को पता चल गया इसका पोजीशन इधर है तो मेरे को बताओ एरर इन पोजीशन क्या होगा। सर जीरो। जीरो होगा। क्या एरर इन पोजीशन जीरो होगा? तो अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, पाई एक्स, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो होने से क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। हाँ, मतलब क्या, मतलब अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में एक चीज के बारे में पता है, अगर तुम्हें इधर पोजीशन पता था, दैट मीन्स तुम इसका मोमेंटम कभी नहीं जज कर पाओगे, कभी जज नहीं कर पाओगे। द सेम थिंग इज विथ द मोमेंटम एज वेल। अगर तुम बोलते हो मुझे मोमेंटम पता है, वो इतना स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरर इन मोमेंटम जीरो। तुम देखो इसको, सेम थिंग, ये भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जीरो। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट इफ यू नो द मोमेंटम you will never be able to identify what its position is, and if you know its position then you will never know what is its momentum। समझ में आ गया, that is the thing। अब ये था सबसे बड़ा रीजन हाइजेनबर्ग भी कि बोहर का मॉडल फेल किया, ठीक है। बोहर का मॉडल फेल करने का 3 रीजन था, बेसिकली 3 रीजन, बुक में तो और भी ज्यादा दिखेंगे बट ये 3 से मेनली बना हुआ है। बोहर मॉडल इज वैलिड फॉर वन सिंगल स्पीसीज, ठीक है, बोहर मॉडल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही से ही शो करता है। फॉर एग्जांपल क्या, जैसे बोला था और एक बार बोल देता हूँ, हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, ये काइंड ऑफ क्या है, दिस आर ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो इस पे वैलिड था। देन अगेन बोहर was not able to explain spectral line as they show splitting in magnetic field and electric field। क्या होता है ना, ये जो ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो मुझे मिलते थे ना, फॉर एग्जांपल जब मैं ये कर रहा था, क्या नाम है, वो जो एमिशन स्पेक्ट्रा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब निकल रहा था, तो मेरे को लाइन ऐसे मिलते थे, ठीक है। ये लाइन के सामने जब मैग्नेटिक फील्ड दिया गया तो ना इसमें स्प्लिटिंग हो रहा था, इसमें स्प्लिटिंग होता है, और भी ये स्प्लिट कर रहा है, ये लाइंस और भी स्प्लिट करते हैं, फॉर्मूला 12+1, क्योंकि ये सब हम लोग नहीं जानेंगे, अभी नहीं जानना हम लोग। और वैसे ही जब वो ना मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट किया
वैसे ही ना इलेक्ट्रिक स्पीड लेने से, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड देने से भी वो स्प्लिट करता है, जस्ट लाइक दिस। इसका और भी स्प्लिटिंग होता है एक एक लाइंस के, समझ में? ये वो फिनोमेना था, ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। खाली अभी याद रखो, ये जीमैन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट तुम लोग को पढ़ना ही है 12th में ना, 11th में ही है, पढ़ना ही है तुम लोग, बुक में ही। वो फिजिक्स में है पूरा, अच्छा से देखना है, ओके? अभी तक ये जान के रखो कि जीमैन इफेक्ट कब दिखाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है कोई स्पेक्ट्रल लाइंस। स्टार्क इफेक्ट कब दिखाता है, जब इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में होता है स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है? स्टार्क, टोनी स्टार्क, वही स्टार्क इलेक्ट्रिक से काम करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। जीमैन याद रखना पड़ेगा, जीमैन मैग्नेटिक फील्ड, ओके? सब समझ में आया अभी तक मैं जो बोला? ओके, मैं लास्ट क्लास के एंड में पूछता हूँ। एंड द लास्ट थिंग वाज, ये मतलब इसका मॉडल को खत्म कर दिया, जो भी चल रहा था खत्म कर दिया। इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर मॉडल ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन टू हैव नो, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन टू हैव बोथ ए ओन रेडियस एंड ऑर्बिट। देखो तुम्हारा, मैं जब उधर करवाया था, तुम्हें कैलकुलेशंस करवाया था ना, वेलोसिटी का, उसके बाद रेडियस का, ठीक है? वो बोल दिया था कहीं ना कहीं कि इलेक्ट्रॉन इसी रेडियस में तुम्हें मिलने वाले हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी में मिलने वाले, ये वाले एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इसी रेडियस में मिलने वाले हैं। बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है, अरे भाई ये तो है, तुम वो एक तुम कैसे बोल दोगे, वो ऐसे है ही नहीं, ठीक है? तो उन्होंने यही गलती कर दिया था कि पोजीशन एंड मोमेंटम वो इलेक्ट्रॉन का बोल दिया, निकाल के दे पा रहे थे, बट इट वाज रॉन्ग, ठीक है? एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आया क्या? हैंड रेस करो, आज का कहानी, पूरा कहानी आज जो हुआ, पूरा कहानी। 33 बच्चे प्रेजेंट हैं, 20 तक हाथ नहीं पहुंच पाया, 19 में स्ट्रगल करते हुए, हाँ 21, 22, ओके ठीक है। सो आई कैन एज्यूम क्लास फ्रूटफुल था, समझ में आया सब चीज? यस सर। ओके फाइन देन, आज इधर ही विराम देते हैं। लेट्स मीट ऑन मंडे अगेन। देन मंडे तो नहीं है तुम लोग का क्लास, ट्यूसडे देन। ओके देन इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना क्वांटम वाले चैप्टर्स, ठीक है? क्वांटम वाले पोजिशन लगा किए, उसके बाद और 2-3 है आपका पढ़ना है, फिर देन खत्म हो जाएगा, ओके? चलो देन, यू गाइस कैन लीव देन। थैंक यू सर। Thank you, sir. या थैंक यू सीएस का ईएमआई नहीं, सीएस के नहीं, केकेआर, हार्डकोर केकेआर, केकेआर, ईस्ट बंगाल, चेल्सी, ये 3 हैं, बस। मतलब और मैं दूसरे के सपोर्ट नहीं करता हूँ, इनको पूरा डेडिकेटेड लाइफ देती हूँ। ओके ओके ओके, यू गाइस कैन लीव। लेडीज एंड जेंटलमैन, ना ना वो टीम है क्या? वो टीम नहीं है।